Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोखली एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 23। मतलब 22 टेस्ट हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। सीबीएसई की डेट शीट भी आ चुकी है, बहुत टाइम हो गया अब तो यू पीपल नो कि आपके पास पूरा नवंबर मंथ भी है प्रिपरेशन के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज अगर आपने रेगुलर वे में अटेम्प्ट नहीं की है तो नवंबर मंथ में जब आप रिविजन कर रहे होंगे अपने पूरे सिलेबस का तो इस टेस्ट सीरीज को साइमल्टेनियसली देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई है स्पेशली। ठीक है, तो चलिए 23 टेस्ट शुरू करने से पहले मैं 22 के आंसर्स आपको दिखा देती हूँ। एंड दिस इज द आंसर की ऑफ 22 नंबर का जो टेस्ट था अपना। ये 20 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने जो प्रीवियस टेस्ट के आंसर्स दिए थे उससे इसको मैच कीजिए और पता लगाइए आपके कितने क्वेश्चन सही थे कितने गलत थे, और वो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बस इसके अलावा हमारी टीम तो मॉनिटर कर ही रही है कि कौन है ऐसे स्टूडेंट जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, एंड हम बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो 24 आवर्स के बीच में ही टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही कमेंट में देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम है उसमें जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से। और लास्ट में आपको पता ही है जो सबसे कंसिस्टेंट सबसे बढ़िया स्टूडेंट होगा उसको क्या मिलने वाला है, स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलने वाला है बाय मैग्नेट ब्रेन्स। सो अगर आपको वो अवार्ड जीतना है तो आपके पास अभी भी समय है, मतलब कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है। यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन गेट इट राइट। चलिए, ये आंसर की हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारा 23 नंबर का टेस्ट, जिसकी शुरुआत होगी हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन से। करना बस आपको ये है कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी और साथ में पढ़ूंगी भी, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। 20 क्वेश्चन एक टेस्ट में पूछे जाएंगे और 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक ही कमेंट में करने हैं। एक ही कमेंट में यू विल राइट आंसर्स ऑफ टेस्ट 23, क्वेश्चन 1 दिस, क्वेश्चन 2 दिस, क्वेश्चन 3 दिस, ऐसे करके। और कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ना मैं हिंदी बताऊंगी, ना मैं हिंट दूंगी, ना मैं कुछ और बताऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगी। ये टिपिकली ऐसे मानिए आपका कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, इस क्वेश्चन आपके सामने और आप अटेम्प्ट करें। इस फीलिंग के साथ आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है। Question 1 says, every organization, whether it is business or non-business, has an obligation to fulfill. This refers to consistently creating economic value for various constituents of society. Which objective of management is highlighted in aforesaid statement? ऑब्जेक्टिव्स वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी एमसीक्यूज में, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑप्शन है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए मुझे क्या होगा आपका रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका पूरा पेपर आने वाला है सिर्फ 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट्स का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने हैं। सो अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। Second question says, in order to achieve target production of 12,000 units per month, the production manager of a company has to operate on double shifts due to power failure. This leads to achievement of the target of purifiers at higher production cost. In your opinion, what is lacking in management? Is it efficiency? Is it effectiveness? Is it cooperation or is it planning? इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं और अगर आपने मेरा MCQ सीरीज अटेम्प्ट किया है ना तो आपको पता है, और प्लस केस स्टडीज़ भी, दोनों अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए तो आपको पता है इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। इफ वर्कर्स एफिशिएंसी मैटर्स इन फैक्ट्री सिस्टम, सो डज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। दिस स्टेटमेंट वाज कोटेड बाय whom? हेनरी फ्योल सर, FW टेलर सर, कून्स, नन ऑफ द अबव। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में काफ़ी सारे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं साइड में, नीचे, इधर उधर, जिनमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती हैं, जिनमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डब्बा वाला की स्टोरी जो थी, जो कोऑर्डिनेशन में लिखी हुई थी फर्स्ट चैप्टर में ही,
वो डब्बे में लिखी हुई थी, मतलब बॉक्स में लिखी हुई थी, वो नॉर्मल चैप्टर में नहीं दी हुई थी, बट डब्बा वाला से कितने क्वेश्चंस आते हैं अपन को, आते हैं ना बहुत सारे। सो दैट मीन्स ये जो बॉक्सेस साइड में दिए हुए हैं ना, इन्हें आपको इग्नोर नहीं करना। व्हेन आई वाज अ किड ना, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो मेरी बड़ी आदत होती तो मुझे लगता था ये डब्बों में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं विच इज़ नॉट रेलिवेंट एट ऑल, और मैं यूजुअली उन्हें छोड़ देती थी। और पेपर में उस टाइम पे तो मतलब उस टाइम का पेपर पैटर्न भी अलग होता था, तो उस टाइम पे इतना नहीं पूछा जाता था, तो मेरा काम चल जाता था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो आई अंडरस्टूड कि अगर मेरे को सिर्फ CBSE के पेपर नहीं निकालने, मुझे और भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करने हैं, अपनी नॉलेज लेवल बढ़ानी है, जनरल नॉलेज के ऊपर कमांड रखनी है, तो मुझे वो बॉक्सेस भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट्स उन्हीं में लिखे होते हैं। मुझे जब तक ये रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन आज की डेट का ये सिनेरियो है कि आज की डेट में वहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। मेरे टाइम पे नहीं उठाते थे तो मेरा काम चल गया, लेकिन ये गलती आप मत करना, क्योंकि आपके टाइम में वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये जो है, ये किसी ने डेफिनेशन दी होगी, किसी ने अपनी कोई बात बोली होगी, या किसी बॉक्स में लिखी होगी। जैसे अगर आप मैनेजमेंट का चैप्टर खोले, मैनेजमेंट की जितनी भी डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की जितनी भी डेफिनेशन है, सारी बॉक्सेस में लिखी हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है उनको छोड़ देना, याद रखना उनको, कौन सी डेफिनेशन किस बंदे ने दी है वो भी याद रखना। चलिए इसी बात पे चलते हैं, हम हमारे 4th क्वेश्चन पे। ये बोलता है, remuneration principle states that overall pay and compensation to both men and male and female should be same. True, false, can say, partially false. remuneration वाला जो पॉइंट है, remuneration वाला जो प्रिंसिपल है, वो क्या बोलता है, उसके बारे में कुछ कमेंट लिखी हुई है। आपसे पूछ रहे हैं क्या ये जो लिखा हुआ है वो सही है, गलत है, या नहीं बोला जा सकता, या पार्शली फॉल्स है। चलिए बताइए चारों में से कौन सा आंसर होगा 4th क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये केस स्टडी है, थोड़ी सी लंबी है, आराम से पढ़ेंगे अपन। इट सेज विशेष कंप्लीटेड हिज MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल एट लखनऊ। अच्छा, MBA के लिए रेप्यूटेड स्कूल लखनऊ में भी है। ओके, he was impressed by the principles and techniques of scientific management developed by F.W. Taylor. On completing his MBA, he wanted to apply scientific management in his family's business of fast food chain of restaurants named Burger Mania. प्रीवियस टेस्ट अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो ये क्वेश्चन वहां पे कवर किया गया था। आपको थोड़ी बहुत केस स्टडी पता होगी अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट होगा, केस स्टडी सेम है। His main goal was to reduce cost with increased output. To begin with, he wanted to develop a standard method which would be followed throughout the organization. So he investigated traditional methods through work study and unified the best practices. The standard method, that is the best way of doing the job, was then developed taking into account all the parameters right from the procurement of raw material till the delivery of final product to the customers. Vishesh also believed that each person should not only be scientifically selected but should also be given the required training to increase efficiency. For this, he set up a special training unit called Hamburger in Bengaluru, where the workers were given the required training to learn the best method. At the factory, the ingredients making up burger were strategically placed to reduce the time taken for excess movements. The standard time and other parameters were determined on the basis of work study, and Vishesh rewarded the workers for meeting the standard output. चलो, ये आधी स्टोरी है, आधी की पिछले अगले पेज पे है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, या पॉज करके खुद रीड कर लो अच्छे से, उसके बाद मैं इसकी रिमेनिंग स्टोरी आपको बढ़ाती हूँ। चलिए, आई होप इतना टाइम काफ़ी था। Now remaining stories like this. Now Burger Mania has standardized processes, raw material, time, machinery, product and working conditions that ensure the food they send out to their customers has the same high standards of excellence and level of quality in every chain or franchisee. The application of scientific management to every aspect of restaurant operation led to Burger Mania's widespread success. The standard time and other parameters were determined on the basis of work study, and Vishesh rewarded the workers for meeting the standard output. Identify the principal technique of scientific management highlighted above. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो सेंटेंस है ये इस केस स्टडी से उठाया गया है,
ठीक है, और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल या फिर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि हाईलाइट की गई है। मतलब दे डिडंट टेल यू कि प्रिंसिपल है या टेक्निक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बाकी 4 नीचे आपको टेक्निक्स भी दिखेंगे 2 और 2 प्रिंसिपल्स भी दिखेंगे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। सो क्या समझे, पूरी एक केस स्टडी दी हुई है, उसमें से एक लाइन पिक की गई है, उसके बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि प्रिंसिपल अप्लाइड है या फिर टेक्निक अप्लाइड है, क्योंकि आपको पता है ना FW टेलर सर ने प्रिंसिपल्स भी दिए थे और टेक्निक्स भी दी थी। तो पहले पता लगाओ क्या अप्लाइड है, फिर 2 प्रिंसिपल्स मेंशन है, 2 टेक्निक्स मेंशन है, पता लगाओ कौन सी वाली बेस्ट है, कौन सी वाली सूटेबल है, कौन सी वाली हाईलाइटेड है, एंड वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसको पॉज करके आराम से रीड कर लीजिए, देख लीजिए आराम से, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू केस स्टडीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने आपको जब MCQ और केस स्टडीज़ के बारे में टिप्स दी थी ना, मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। MCQ वाले जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर इंसर्टेड है वो दोनों वीडियोस। उसमें मैंने टिप्स टू सॉल्व MCQs, टिप्स टू सॉल्व केस स्टडीज़ 2 वीडियोस बनाई थी। वो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाई गई है टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए, तो वो तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी आपको टिप्स बताई थी कि आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उस टाइम पे आपको किस तरह से अपना प्लान ऑफ एक्शन रखना है, तो वो देख के जाइएगा। मतलब और कुछ देखो ना देखो, वो ज़रूर देखना। 6th क्वेश्चन है, डैश इज कंसिडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक डेट, सेकेंड है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, थर्ड है बर्थ एंड डेथ रेट, फोर्थ है लिटरेसी रेट्स। चलिए कर लिया अटेम्प्ट, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 7th नंबर का क्वेश्चन and it says many state governments of India banned the sale of Maggi noodles on allegation of high level of lead found in this particular popular snack. As the controversy escalated, shares of the company saw the steepest decline. अच्छा हुआ था ना बीच में एक बार, I used to study in 12th class at that time, हाँ I guess, या फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, कुछ तो था। उस टाइम पे मैगी पे ऐसी एलिगेशंस लगी थी कि उसमें MSG मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है जो कि हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। 2 चाइना और तिब्बत वाली तरफ तो पीपल यूजुअली मतलब घर के खाने में वो MSG मिला के रखते हैं। आई फॉलो वन चाइनीज़ पर्सन, मतलब वो करती है मुकबर्ग्स करके एक चीज़ होती है, मुकबर्ग बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। उसमें क्या होता है कि एक इंसान बैठ के बहुत सारा खाना खाता है, तो वो लड़की स्लिम सी है, चाइनीज़ है, मतलब बहुत क्यूट सी है, छोटी सी, और वो इतना इतना खाना लेके बैठती है और वो खाती है। और वो यूजुअली पहले खाना प्रिपेयर करती है देन खाती है, उसके खाना बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। तो वो जब खाना प्रिपेयर कर रही होती है ना, मैंने आज तक उसकी कोई भी ऐसी डिश नहीं देखी जिसमें वो MSG नहीं डालती। मतलब ये लोग तो काफ़ी कंज्यूम करते हैं, बट इंडिया में ऐसी एलिगेशन लगी थी मैगी पे कि यू कांट कंज्यूम MSG क्योंकि उसकी वजह से कुछ ना कुछ होता ही है दिक्कत। तो उस टाइम पे मैगी के जो कंपनी थी उसको वर्ल्ड ओवर से, मतलब जो ये एलिगेशन को फॉलो करते जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, वर्ल्ड ओवर से उन्हें अपना पूरा का पूरा स्टॉक वापस मंगवाना पड़ा था। और उस टाइम पे इनकी बहुत बुरी हालत हुई थी, बहुत बुरी हालत, मतलब इनकी कंपनी एकदम ऐसे हो गई थी, इंसॉल्वेंट बनने की कगार पे आ गई थी। बट उनसे ज़्यादा बुरी हालत एक इंसान की थी, एक इंसान नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों की, एक कम्युनिटी की। सोच सकते हो किसकी? जब मैगी ने पूरे वर्ल्ड से अपने मैगी के पैकेट्स वापस मंगवा लिए थे, मैगी की कंपनी को तो नुकसान हुआ ही था और मैगी वालों को तो बहुत लगा ही था, लेकिन उनसे ज़्यादा कुछ और लोगों को दुख लग रहा था। कौन हो सकते हैं ये लोग? ये थे होस्टलर्स, जो कभी कुछ नहीं मिलता तो मैगी बना के खा लेते हैं। दे वर लाइक क्राइंग कि अरे नहीं मैगी को मत ले जाओ, जो है हम खा लेंगे, MSG है जो भी है हम खा लेंगे। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर फॉलो किया हो तो मे बी आपने भी इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। ये पीपल माइट बी इन योर 4th, 5th, 6th क्लास, आई गेस इतने में ही होंगे। चलिए, तो आपका वही केस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैगी वाला ओरिजिनल केस है। अब यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन के बारे में पता लगाना है। टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल,
लीगल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बताइए, 2 डायमेंशंस है, पता लगाइए कौन से वाले 2 हैं। चले नेक्स्ट पे चले, इस पे वैसे ही टाइम बहुत लग गया। 8th क्वेश्चन है, ओके, कोका कोला के बारे में है। ये केस स्टडी में बहुत बार आ चुकी है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन डिफरेंट है। ये केस स्टडी मैं आपको पढ़ के क्या बताऊँ, ऐसे ही बता देती हूँ, मतलब मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ पहले ही, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो हम सबको पता है कोका कोला हमारे लिए कितनी अहम है, राइट। मतलब कोई हमारा ओकेजन नहीं होता, कोई हमारा फेस्टिवल नहीं होता, कोई गैदरिंग नहीं होती जिसमें कोका कोला नहीं मंगवाई जाती। आपके घर में कोई मेहमान आता है, सबसे पहली चीज़ जो आप उससे सर्व करते हो वो कोका कोला होती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं कंप्लीट होती जहाँ पे कोका कोला ना हो, ठीक है। जब मैं पढ़ा भी रही थी आपको केस स्टडीज़ में, मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई थी, तो मैंने आपको मैग्नेट ब्रेन्स का एग्जाम्पल भी दिया था 3 मिलियन वाली पार्टी का। आई होप आपने वो देखा हो। सो ये सारी चीज़ें, मतलब कोका कोला की, मतलब ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कोका कोला के बारे में, कि उन्होंने अपने आप को ना अहम हिस्सा बना दिया है इंडियन क्राउड के लिए। अब इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी लॉन्च की हैं, जैसे कि डाइट कोक कैफरीन फ्री कोका कोला, डाइट कोक कैफरीन फ्री, कोका कोला ज़ीरो शुगर, कोका कोला चेरी, कोका कोला वनीला, और पता नहीं कितनी कुछ। लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो इनका बेसिक कोका कोला का कोल्ड ड्रिंक है। इनकी पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है इन्होंने मार्केट। और सारी गैदरिंग में इनको एक स्पेशल सीट मिलती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। फिर इसके बाद बस उन्हीं की तारीफ लिखी हुई है, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है कोक टू बी प्रेजेंट द प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग की वजह से भी काफ़ी इसका वो चलता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला, इनमें से कौन से वाला कोका कोला का प्रोडक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, डाइट कोक कैफरीन फ्री, कोका कोला ज़ीरो शुगर, कोका कोला एवोकाडो, कोका कोला चेरी। मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ क्योंकि मैंने ये केस स्टडी पढ़ी नहीं है आप लोगों के लिए, सिर्फ आपको बता दिया है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं अब साइड हो रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से पढ़िए, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़िए बिल्कुल, और पता लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दो ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलिए बताइए, डन? नहीं हो पाया अभी तक तो थोड़ा सा बैक करके रोक लो, वीडियो को रोक लो। ओके, क्वेश्चन 9 है, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। आइडेंटिफाई द स्टेप। अगेन प्लानिंग प्रोसेस से एक क्वेश्चन आ गया है, इसके स्टेप से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ गया है। 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको बताना है ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से वाले स्टेप पे फिट बैठता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। 4 ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड हियर। बताइए ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो कौन से उसमें फिट बैठ रहा है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 50th पोर्शन पे, मतलब 20 क्वेश्चंस का एक सेट होता है हमारा टेस्ट सीरीज का। 10वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, इसके बाद 10 और बचे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर इट बिकम्स ईजियर टू वर्क टूवर्ड्स द गोल। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। चलिए यहाँ पे भी आपको 2 चीज़ें बतानी है। पहले तो आपको पता लगाना है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से कौन से वाले फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और सेकंड, कौन से वाला वो स्टेप है, उस फंक्शन का कौन से वाला वो स्टेप है। आपके लिए चीज़ें थोड़ी सिंपल बना दूँ तो हमने 2 ही प्रोसेसेस पढ़ी हैं जो हमारे टर्म 1 में आने वाली हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और अगर आप ये रीड करें तो आपको समझ में आएगा कि ये चारों प्लानिंग की स्टेप्स है। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, प्लानिंग। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद पता लगाइए कि प्लानिंग का कौन से वाला स्टेप है जिसके बारे में ये बात हो रही है। मैं थोड़ा दूर हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बार बार तो आप वीडियो देखेंगे नहीं, तो बेटर है स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इनको सेव करते जाओ। पेपर से 10 मिनट पहले देख लेना, 10 मिनट पहले तो नहीं, 10 दिन पहले देख लेना। अब तो यू पीपल हैव नवंबर ऑल्सो, पूरा का पूरा नवंबर है पढ़ाई के लिए, राइट। देखिएगा इसको आराम से। चलिए 11th क्वेश्चन है, Simplex Limited had been taken over by Mundra Group immediately following India's independence. Since then, it enjoys a rich record of industry presence and experience.
In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussion before launching ERP system to attract large projects. पढ़ें अगर आप ये केस स्टडी तो पहले पढ़ी हुई है, क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पे. The management had done effective forecast and critical thinking regarding allocation resources to reduce wastage. For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situations. In 2008, the company suffered loss in many projects due to great recession despite taking many cost-cutting measures. The management had taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during that hard time. In 2010, the system implemented successfully, which subsequently helped the company to execute numerous projects with precision and timeliness. The management had done effective forecasts and critical thinking regarding allocation resources to reduce wastage. अब आपको बताना है कि प्लानिंग का कौन से वाला फीचर यहाँ हाईलाइट किया गया है. 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, फ्यूचरिस्टिक, परवेसिव, कंटिन्यूअस, डायनामिक. ये आपकी केस स्टडी है, ये आपका क्वेश्चन है, प्लानिंग के फीचर के बारे में बात कर रहे हैं. जल्दी बताइए कौन से वाला आंसर होगा. मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, आप चाहें तो पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए 12th क्वेश्चन है हमारा. इट हेल्प्स द मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस as without it his activities would be restricted to only what he himself can do. Identify the activity referred to in the above statement and states its elements. Decentralization, delegation, informal organization, divisional. ऊपर जो ये लाइन लिखी हुई है उसके बारे में बात करें, किस चीज़ से रिलेट करती है. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी पता लगाइए. मैं हिंदी इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी से तो आंसर ही निकल जाता है समवॉट, वो हिंट हो जाएगा आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है द अथॉरिटी वंस ग्रांटेड टू द सबऑर्डिनेट्स कैन बी टेकन बैक बट कैन नॉट बी रीअसाइंड. इज द स्टेटमेंट ट्रू और इज द स्टेटमेंट फॉल्स और यू कांट से और पार्शली फॉल्स. बताइए. The authority once granted to the subordinates can be taken back but cannot be reassigned. Done. चले next पे 14th question. In an electrical goods manufacturing company, there are 4 activities: marketing, production, finance, personnel. The general manager is planning to structure the organization. Which type of organization structure should be adopted? Decentralized organization, divisional organization और functional organization या फिर centralized organization. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने. इस तरह की कंपनी में किस तरह का स्ट्रक्चर चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी वाला यू कैन कॉल इट. इट सेज इन्फोकॉम हैज डाइवर्सिफाइड इटसेल्फ इनटू सेवरल प्रोडक्ट लाइन्स: telecommunications, engineering, financial services. Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative functions, propagating the belief that people can assume the responsibility for the effective implementation of their decision and should be given autonomy. This has reduced the need for direct supervision by superiors, has promoted flexibility, initiative, and faster decision making. The orders of customers are never delayed as a result of good policy decisions of top management. The philosophy of top management awards greater autonomy to the lower level of management. अब इस केस स्टडी से एक लाइन उठाई गई है जो कि है This has reduced the need for direct supervision by superiors, has promoted flexibility, initiative and faster decision making. यहाँ आपको बताना है which step of organizing process highlighted here. कौन से स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, मतलब अगेन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है. 2 इससे कम पूछे गए हैं, प्लानिंग प्रोसेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट यू नेवर नो सीबीएसई क्या पूछ रहे हैं. तो दोनों प्रोसेस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं: डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या फिर आराम से पॉज करके पढ़िए आराम से. नेक्स्ट पे चलें.
16th क्वेश्चन है पूजा अरोरा के बारे में, और अगेन ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, केस स्टडी हम देख चुके हैं, क्वेश्चन डिफरेंट है. पूजा अरोरा इज वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर इन महक क्रिएशंस. Mahek Creations is a FMCG company having non-similar products. She is a tough taskmaster and expects strict compliance to the organizational rules and procedures from her subordinates. She believes in promoting self-reliance and confidence amongst her subordinates. The company has recently opened its new branch in Singapore. The business environment is going to be quite different, but as a general manager, she is confident that the company will be able to modify its present structure, and a revision of interrelationship amongst managerial levels will pave the way for a smooth transition. Which concept of authority responsibility has been discussed in the above case? Delegation, decentralization, scalar chain, gangplank. बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं दूर हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके रीड कर सकते हैं. सेवेंटीन्थ क्वेश्चन है, समूया डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर होम. She did various online surveys to find out about the preference of prospective customers. Based on this, she prepared a detailed analysis of the business. She then made important decisions, including deciding about the features, quality, packaging, labeling, and branding of dress material. Identify the element of marketing mix discussed above. Promotion, market, product, place. बताइए क्या है. Done. चले next पे. 18th question. XYZ company is adopting a promotional tool which plays a persuasive service and informational roles, thereby link a business firm to its customers. कॉस्ट्यूमर्स नहीं, कस्टमर्स. स्पेलिंग थोड़ी गलत है, देख लीजिएगा. ऐसी गलतियाँ सीबीएसई के पेपर में भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आँख कान मुंह कान सब कुछ खोल के बैठना. मुंह मत खोलना, आँख और कान खोल के बैठना, ठीक है. दिमाग तो ऑब्वियसली. आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल. एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन. बताइए इन चारों में से कौन से वाला इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे फिट बैठता है. और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज 19th क्वेश्चन. अगेन ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए. इट सेज Good Life Limited is a manufacturing company dealing in pain relief tablets. It is over the counter drug. मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, over the counter drug का मतलब होता है एक ऐसा ड्रग, एक ऐसी मेडिसिन जिसको आप काउंटर के थ्रू बेच सकते हैं, ठीक है, काउंटर के थ्रू बेच सकते हैं. These tablets are available in strips of 10 tablets. These strips are packed in cardboard box and these boxes are placed in corrugated box and delivered to retailers for sale. Packaging के बारे में बात हो रही है. The company also rolled out advertisement on major TV channels to boost the sales of the drug. The company has come up with the new muscle relaxant ointment with the no chemicals and just herbs and plant-based materials as its constituents. मैं आपको जब केस स्टडीज करा रही थी ना, ये केस स्टडी वहाँ पे भी आई थी. It helps in satisfaction of customers and does not leave any industrial waste after manufacturing. However, when the company realized this, it did not provide the right method of using it, thereby leading the many customers complaining about its ineffectiveness. Which packaging is highlighted in the line? मैंने आपको बोला था ना कि पैकेजिंग के बारे में बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से वाली पैकेजिंग हाईलाइट की गई है इस लाइन में. These strips are packed in cardboard box and these boxes are placed in corrugated box and delivered to retailers for sale. Is it primary packaging, secondary packaging, transportation वाली, या both B and C? पता लगाइए. ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आई एम टेलिंग यू. मतलब ये आपकी कोई कंफ्यूजन होगी ना अगर इस केस स्टडी से रिलेटेड या इस लाइन से रिलेटेड, वो क्लियर कर सकता है. जल्दी देखिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का या फिर पॉज करके आराम से रीड कीजिए.
और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, जो अगेन एक केस स्टडी है which says Suresh was watching television. He saw many advertisements within a span of 5 hours as he saw advertisements of 5 toothpaste selling companies. He found that every toothpaste selling company was claiming its toothpaste to be the best toothpaste recommended by dentist. अच्छा, ये वाली केस स्टडी भी पहले आ चुकी है, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट होगा. He decided to go to his friend who has a personal selling agent of who is also a personal selling agent of FMCG. After meeting him, he got a shot of the best toothpaste available in the market. However, he also liked the quality of the toothpaste of his friend's company as his friend gave him some very logical reasons for it. After returning home, Ramesh couldn't sleep as he could see his friends struggle in convincing him for half an hour and compared it with the mass reach of the advertisement. Next day, he has taken an off from his office. He went to a mobile shop and decided to purchase a mobile worth rupees 40,000. The company offered him a scheme in which he could purchase the mobile in interest-free 10 installments of 4,000 to be paid every month. EMI के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? However, when he was asked to fill a form, a file charge of 2,000 was taken from him. He purchased the phone because of the good quality of the phone and the continuous efforts of the salesman in the mobile shop. Which quality do you think existed in salesman in the mobile shop? Persistence, capacity to inspire trust, communication skills, honesty. ये पूरा आपका केस स्टडी है. पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अगेन हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है. बट ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा. देखिए, केस स्टडी बहुत लिमिटेड होती है हर किसी के पास, तो सीबीएसई भी इन्हीं सब केस स्टडी में से कुछ कुछ आपसे उठा के पूछ लेगा. लेकिन कभी भी आपको 2 लाइन पढ़ के ना उत्तेजित नहीं होना है पेपर में कि अरे ये तो वो केस स्टडी है, तो मैंने पढ़ी हुई है, तो मुझे पूरी आते है, तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नहीं, कई बार सीबीएसई बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 2 केस स्टडीज को मर्ज कर देता है. तो अगर आपने ये दिमाग घोला वो किया ना, जैसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं जो स्टूडेंट्स कि अरे मैंने तो 2 लाइन पढ़ के पता लगा लिया केस स्टडी कौन सी है, और उसके बाद आप क्वेश्चन गलत कर दोगे. मत करना ये गलती. पूरी केस स्टडी चाहे आपने वो 10 बार पहले क्यों ना पढ़ी हो, पूरी पढ़ना. चाहे एक बार पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर. ये केस स्टडी है, मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके रीड कीजिए. और ये है इसका सेकंड पार्ट. अगेन रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज कीजिए. और इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं, एंड लगे हाथ हमारा MCQ टेस्ट 23 भी यहाँ पे खत्म होता है. हम आपसे मिलेंगे टेस्ट 24 के साथ जस्ट नेक्स्ट डे. तो तब तक के लिए आपके पास टाइम है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. इनके आंसर्स हम आपको 24 टेस्ट के साथ दिखाएंगे. ये टेस्ट 1 अक्टूबर से चल रहे हैं और ये 31 तक चलेंगे, 30 अक्टूबर तक चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, तो आपको ये फॉलो करना है. मंडे टू सैटरडे ये टेस्ट आते हैं, संडे को ऑफ रहता है. तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, अच्छे से इन टेस्ट का फ़ायदा उठाइए. अगर आपकी प्रिपरेशन अभी थोड़ी नहीं हुई है अच्छे से, तो नवंबर मंथ भी आपके पास पूरा है. अभी आप नहीं अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, तो नवंबर में कीजिएगा. लेकिन क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको MCQ में कवर करा दिया. उसके बाद यहाँ पे अलग से क्वेश्चन कवर करा रही हूँ जो कि ऑल टुगेदर डिफरेंट है MCQ से. मतलब कोई एक आधा मिल जाता है जो सेम होता है, बाकी सब डिफरेंट है. तो आपके इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने ही प्रैक्टिस करा दी. सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, तो ऐसे मानो. चलिए फिर मिलते हैं नए टेस्ट में विद डिफरेंट क्वेश्चंस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.